हेलो लर्नर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 4, जो है हमारा ग्रेड 12 का टॉपिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। मतलब हम ये समझेंगे इस चैप्टर में कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी का बिहेवियर एबनॉर्मल है या फिर नॉर्मल है, और फाइनली क्यों कुछ लोग एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं। तो रेडी हो जाइए। ये चैप्टर थोड़ा सा सेंसिटिव है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये सीख जाएंगे। सबसे पहले आप सीखेंगे कि एबनॉर्मल बिहेवियर को आइडेंटिफाई कैसे करें, उसके क्या क्राइटेरियाज हैं। सेकंड, क्या फैक्टर्स हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर को कॉज करते हैं, उसकी कॉज का रीजन होते हैं। थर्ड, डिफरेंट मॉडल्स जो एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। और फोर्थ, हम सीखेंगे कि मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और उनके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं द 4 Ds कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी। तो 4 चीजें हैं जिन्हें चेक किया जाता है। फर्स्ट है हमारा डेविएंस, डिफरेंट, एक्सट्रीम, अनयूजुअल या फिर बिजार। मतलब क्या बिहेवियर अनयूजुअल है, बिजार इट मीन स्ट्रेंज, स्ट्रेंज है, क्या ये सोसाइटी के नॉर्मल स्टैंडर्ड से अलग है, तो हम ये चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे डिस्ट्रेस। इसमें क्या जो बिहेवियर है पर्सन का, वो दूसरों को परेशान कर रहा है, अनप्लेजेंट है, अपसेटिंग है, किसी पर्सन दूसरे पर्सन के लिए, खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए। फिर डिसफंक्शन, क्या जो बिहेवियर पर्सन के डेली लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहा है, जैसे पढ़ाई में, काम में, रिलेशनशिप में, क्या इंटरफेयर कर रहा है विद देयर डेली एक्टिविटीज और ग्रोथ में। और लास्ट भी है हमारा डेंजर, रिस्क टू सेल्फ और अदर्स। क्या इस बिहेवियर से खुद को या दूसरों को नुकसान का रिस्क है। तो अगर ये चारों डीज प्रेजेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि बिहेवियर एबनॉर्मल है। तो डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर, तो ये 4 Ds आपको ध्यान रखने हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री की, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन एबनॉर्मेलिटी, कि पुराने जमाने में लोग एबनॉर्मल बिहेवियर को कैसे देखते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर नेचुरल पर्सपेक्टिव। ये हमारा एंशियंट टाइम्स में होता था। इसमें लोग समझते थे कि इविल स्पिरिट्स हैं या फिर डेविल है या एक्सोर्सिज्म या फिर शामन, इस तरीके के ट्रीटमेंट किए जाते थे। तो उन्हें लगता था कि ये किसी भूत प्रेत या फिर शैतान का असर है। फिर हमारा आया बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक अप्रोच, जो कि आया हमारा एंशियंट ग्रीस से। तो ये इसमें क्या था कि हिप्पोक्रेट्स और गैलेन आए और उन्होंने बोला कि ये तो जो हमारी बॉडी के 4 ह्यूमर्स होते हैं, जैसे आज आयुर्वेद में हमारे वात पित्त कफ हैं, तो ये कहते हैं कि ये जो है इनका इम्बैलेंस है इन चारों ह्यूमर्स का, और कोई रीजन नहीं है। ये जो हमारे 4 ह्यूमर्स होते हैं, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और फेलगम, इनका इम्बैलेंस है। फिर थर्ड हमारा आया रेनेसेंस पीरियड, साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो इसमें जॉन वेयर ने कहा कि साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट और जो रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड होती है, डिस्टर्ब रिलेशनशिप की वजह से ये होता है। तो इसमें हमें विच इज रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब कि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्टर्ब रिलेशनशिप की वजह से। फिर अभी हमारा है मॉडर्न इरा, बायो साइको सोशल अप्रोच है। तो हम इसमें मानते हैं कि इसमें 3 फैक्टर्स हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स। ये इनकी वजह से, ये तीनों मिलकर जो रोल प्ले करते हैं, उनकी वजह से कोई इनमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल है। तो आप देखिए कि हमारा कितना इवोल्यूशन हुआ है साइकोलॉजी में, राइट। तो देखिए अब सवाल ये है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्लासिफाई कैसे करें। तो इसके लिए 2 सिस्टम्स हैं हमारे पास, एक है हमारा DSM-5 और एक है ICD-10।
तो DSM-5 है हमारा डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA। तो ये APA ने बनाया है, अभी 5th एडिशन है। और फिर है हमारा ICD-10, ये है हमारा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस 10th रिवीजन बाय WHO, ऑफिशियली यूज्ड इन इंडिया। तो इसे WHO ने बनाया है। दोनों सिस्टम्स का काम सेम है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया और सिम्टम्स के बेसिस पर बताना कि किसी पर्सन में कौन सा डिसऑर्डर है या नहीं है। जैसे एक डॉक्टर फीवर को डायग्नोज करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं, वैसे ही ये मैनुअल्स हैं साइकोलॉजिस्ट के लिए। तो आप ये DSM-5 और ICD-10 एक बार चेक कर लेना कि NCERT की जो बुक अवेलेबल है साइट पे उसके अकॉर्डिंग है। फाइन। तो अब हम समझेंगे कि जो हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर है वो डेवलप कैसे होता है, फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। तो हम इसके फैक्टर्स के बारे में अब जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे फॉल्टी जीन्स, एंडोक्राइन इम्बैलेंस, ये एक हार्मोन होता है, और मॉल न्यूट्रिशन हो गया, इंजरीज होगी, न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉब्लम्स हो गई, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सभी हमारे जो है क्या हार्मोन्स हैं। तो ये इस बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी जो है एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। फिर हमारे हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि मैटरनल डेप्रिवेशन, फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया, रिजेक्शन, ओवर प्रोटेक्शन, मॉल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स, या फिर सीवियर स्ट्रेस। तो ये हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल मॉडल्स की। इसमें साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल मॉडल एक्सप्लेन एबनॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो ये इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब है हमारा सोशो कल्चर फैक्टर्स। इसमें आ गया वॉर, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, रैपिड सोशल चेंज, फैमिली सिस्टम, सोशल सपोर्ट, या फिर सोसाइटल लेबल्स। तो ये मेन जो तीन फैक्टर्स हैं हमारे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशो कल्चर फैक्टर्स। तो इन तीन की वजह से जो है हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। तो अब हम बात करते हैं डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल की। ये एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है। सोचिए कि एक पर्सन के अंदर डायथेसिस है, मतलब कि बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन है, जैसे कि वीक जीन्स। अगर उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन मिलती है, जैसे एग्जाम का प्रेशर या कोई और फैमिली प्रॉब्लम, तो तब क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एकदम से क्या हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन की वजह से और स्ट्रेस की सिचुएशन की वजह से क्या हो गया, जो डिसऑर्डर है वो ट्रिगर हो गया। तो मतलब कि नेचर और नर्चर दोनों मिलकर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो इसके थ्री कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं, डायथिसिस, बायोलॉजिकल aberration which may be inherited, or vulnerability, person is at risk or predisposed to develop disorder। और थर्ड है हमारा पैथोजेनिक स्ट्रेसर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो भी है हमारे जिसने ट्रिगर किया उस डिसऑर्डर को। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो ये सबसे कॉमन डिसऑर्डर में से एक है। तो इसके फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट का तेज होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, डिजीनेस, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, नींद ना आना, स्लीपलेसनेस। तो ये सब क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइटी ऑर्डर। तो सबसे पहले है जनरलाइज्ड एंजाइटी ऑर्डर। तो बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के कॉन्टिन्यूस वेक फियर रहना, हमेशा हाइपर विजिलेंट रहना, प्रोलॉन्ग्ड, वाग, अनएक्सप्लेन्ड इंटेंस फियर। तो वो होता है हमारा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। फिर है हमारा पैनिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, सडनली इंटेंस टेरर अटैक आता है, जैसे ऐसे लगना कि अभी हार्ट हार्ट अटैक आ जाएगा या आप बिल्कुल ही मर रहे हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल पैनिक अटैक्स, इंटेंस टेरर, ब्रेथलेसनेस, पैल्पिटेशंस होंगी, ट्रैम्बलिंग, फियर ऑफ डाइंग। तो इसमें ये पैनिक डिसऑर्डर में होता है हमें। और ये जो हाइपर विजिलेंस, मोटर टेंशन और रेस्टलेसनेस है, ये हमारा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का ही पार्ट है। तो इसको यहाँ से आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा रो आ गई है। फिर है हमारा स्पेसिफिक फोबिया, किसी स्पेसिफिक चीज का इरेशनल फियर, जैसे स्पाइडर से डर लगता है कुछ लोगों को,
या फिर हाइट से लगता है। तो इस टाइप के इरेशनल फियर्स ऑफ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एनिमल्स हो गए, एनक्लोज स्पेसेस हो गए, किसी को अंधेरे में डर लगता है, किसी को बंद जगह में डर लगता है, किसी बंद रूम में, या फिर जहाँ पे लाइट्स वगैरह ना हो प्रॉपर, तो वहां पे। तो ये मोस्ट कॉमन फोबियाज हैं। फिर है हमारा सोशल फोबिया। सोशल एंजाइटी भी होती है कुछ लोगों को। सोशल सिचुएशंस में एम्बेरस हो जाने को इंटेंस फियर या फिर उस टाइप की एम्बेरसमेंट को कहते हैं सोशल एंजाइटी। तो इंटेंस फियर इन सोशल सिचुएशंस, एम्बेरसमेंट व्हेन डीलिंग विद अदर्स। फिर है हमारा एगोराफोबिया, जो है फियर ऑफ अनफैमिलियर सिचुएशंस में एफरेट टू लीव होम। तो ये होता है कि कई लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं, कि उन्हें लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसे वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। ओके। फिर लास्ट है हमारा सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, कि आपने अटैचमेंट फिगर्स जैसे कि पेरेंट्स से अलग होने का डर, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस हो जाता है। मोस्टली ये चिल्ड्रन में पाया जाता है, या फिर रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो एक्सट्रीम डिस्ट्रेस ऑन सेपरेशन फ्रॉम अटैचमेंट फिगर्स कॉमन इन चिल्ड्रन। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, तो वो दूर नहीं जाते, तो उनके अंदर ये डिसऑर्डर्स मोर कॉमन होता है, मतलब कि राइट। तो अब हम बात करते हैं ओसीडी की। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। तो ये होता है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्सेशंस वर्सेस कंपल्शंस, ये दोनों जो होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, तो हम दोनों को अलग अलग ही ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्सेशंस क्या होते हैं। ये अनवांटेड परसिस्टेंट थॉट्स या इम्पल्सेस होती हैं, जो आपके दिमाग में बार बार आते हैं। जैसे कि मेरे हैंड्स जो है वो डर्टी है, मेरे हाथ गंदे हैं, या फिर मैंने गैस बंद नहीं किया है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो अनवांटेड persistent thoughts, ideas or impulses that are unpleasant and shameful, person unable to stop thinking about them। हम कितनी ही कोशिश कर ले, हम उसके बारे में सोचना नहीं रोक सकते। फिर है हमारा कंपल्शंस। तो इसमें क्या होता है, ये रिपीटेड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होते हैं, जो आप ऑब्सेशंस की वजह से करते हैं। Perform to reduce anxiety from obsessions include counting, ordering, checking, touching and washing। जैसे कि बार बार हैंड वॉश करना, काउंटिंग करना, चेकिंग करना, ऑर्डरिंग करना। तो सिंपल एग्जांपल ये है, ऑब्सेशन मेरे हाथ में जर्म्स हैं, और कंपल्शन क्या है, हाथ को उस 10 बार वॉश करना। अजीब लगता है, बट पेशेंट को लग रहा होता है कि अगर नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये होता है हमारा ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर। सबसे इम्पॉर्टेंट है पीटीएसडी। ये है हमारा पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये बहुत बड़ी ट्रोमेटिक इवेंट के बाद आता है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बॉम्ब ब्लास्ट, या कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया, वॉर की सिचुएशंस हो गई हैं। तो ये इन सब के बाद आता है। इसके सिम्टम्स होते हैं रिकरेंट ड्रीम्स, फ्लैशबैक्स, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, इमोशनल नंबिंग। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं इसके। मतलब कि पर्सन को बार बार वही ट्रॉमेटिक इवेंट याद आता रहता है, रिकरेंट ड्रीम्स, फ्लैशबैक्स आते हैं, कंसंट्रेशन खराब हो जाता है, इमोशनली नंब फील करते हैं, राइट। और दो इसकी और कैटेगरीज हैं। एक है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, लाइफ में किसी बड़े चेंज के साथ एडजस्ट ना कर पाना, कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है, डिफिकल्टी अडेप्टिंग टू लाइफ चेंजेस, उसको आप एडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये पीटीएसडी जैसा ही है, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा। ओके फाइन। तो आज के लिए आप इन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन रिवाइज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।